तो देखो हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, थोड़ा रह गया था, तो एक बार वापस मैं पूरा समझा रहा हूं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपको पता है क्या होता है, प्लेनरिटी होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसका मतलब ये हुआ मेटल लिगेंड के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। तो जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री का मैं मान सकता हूं कि ये दोनों जो है ये एक्स एक्सिस है और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग कोई लिगेंड नहीं आ रहा इधर से और इधर से। जब जेड एक्सिस के अलोंग कोई लिगेंड नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डी जेड स्क्वायर को जो रिपल्सन हो रहा था ऑक्टाहेड्रल में वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, तो ऑक्टाहेड्रल में जो रिपल्सन था वो यहाँ पे एब्सेंट हो गया। ठीक है, तो मतलब डी जेड स्क्वायर का। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने देखा कि जब लिगेंड जो है एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग मेटल की ओर आएंगे तो इस एक्सिस के ऊपर एक ही ऑर्बिटल होता है, वो सबको पता है, वो कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रिपल्सन अब सबसे ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली जो डी ऑर्बिटल है, डी जनरेट जो है हमारे पास, अब उसकी डी जनरेशन इस तरह से स्प्लिट होगी कि सबसे हाई एनर्जी रहेगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। क्यों, हेड ऑन रिपल्सन है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें तो इसके बाद जो ऑर्बिटल आता है वो क्या है, ये ऑर्बिटल यहाँ पे डी, क्योंकि आपको पता है एक्सिस के बीच में डी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है, तो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल यहां से आ जाएगा, है ना, ये इनके बीच में होगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो लिगेंड जो होगा थोड़ा बहुत इनको भी इंटरेक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो इसकी एनर्जी भी थोड़ी सी क्या होती है, हाई होती है, डी एक्स वाई की भी। ठीक है, डी जेड स्क्वायर में क्या हो रहा है, रिंग जो होती है वो आपको पता है एक्स वाई प्लेन में होती है, ये तो डी जेड हो गया, और ये जो रिंग होती है इसकी इस तरह से, ये अगर जेड एक्सिस है तो ये रिंग जो होता है वो क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में होगा। तो ये एक्स वाई प्लेन में रिंग होने के कारण क्या होगा, लिगेंड इस रिंग को भी रिपेल करेंगे, और डी जेड स्क्वायर भी जो होता है थोड़ा सा हाई एनर्जी का होगा, ये वाला हो गया। अब डी एक्स जेड और डी वाई जेड ये एक्स वाई प्लेन में ही नहीं होते, है ना, एक्स वाई प्लेन में नहीं होते, कोई और भी प्लेन में होते हैं, और आपको पता है एक्स वाई प्लेन वहां पे नोडल प्लेन होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके लिए, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो इनकी एनर्जी सबसे कम आएगी, लीस्ट रिपल्सन होगा, रिपल्सन लीस्ट इंट्रैक्शन होगा, तो लोवेस्ट एनर्जी इसकी, हाईएस्ट इसकी। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या स्क्वायर प्लेनर फील्ड। ठीक है ना, अब क्योंकि अपने पास यहाँ पे कितने ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी के बने, 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल। ठीक है, तो इनके एनर्जी का गैप होता है डेल्टा 1 लिया, इसका गैप होता है डेल्टा 2 और इसका लिया डेल्टा 3। तो डेल्टा एसपी क्या होता है, इन तीनों का सम हो जाता है। ठीक है ना, सबसे हाई वैल्यू क्या होती है, डेल्टा 1। क्यों, देखें तो एक तरह से रिपल्सन अल्टीमेटली हो किसका रहा है, केवल इसी का हो रहा है सबसे ज्यादा, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर डेल्टा 2 और फिर डेल्टा 3, ये सबसे कम डिफरेंस होता है। क्लियर, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रिपल्सन का अगर डेल्टा नॉट के साथ कंपेयर करें तो ये डेल्टा एसपी 1.3 टाइम्स डेल्टा नॉट के इक्वल होता है। अब इसको मैं ऐसे प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, अपने को इसमें जाना है। ठीक है, तो ये 1.3 टाइम्स होता है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर क्या मानते हुए, मेटल सीएमआई भी सेम हो और लिगेंड भी आइडेंटिकल हो, ऐसी कंडीशन को एज्यूम करते हुए यहाँ पे देखें तो ये ऑर्डर हमारे पास डेल्टा एसपी सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा नॉट और सबसे कम कौन आएगा, डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सीएफएससी। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल लिया मैंने टेट्रासाइनिडो निकेलेट। ठीक है ना, तो टेट्रासाइनिडो निकेलेट के अंदर Na+2 3D8 होता है। अब 3D8 होता है तो आप खुद सोचो, D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये हमारे पास जो लिगेंड है कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 इधर नहीं जाएगा, मान लो जाती है क्या होगा, नीचे आएगा, क्योंकि डेल्टा नॉट की वैल्यू डेल्टा 1 की वैल्यू वैसे मान से ज्यादा होता है, तो यहाँ पेयरिंग हो गई, तो ये सारे के सारे जो है वो पेयरिंग हो गई। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास अब कितना आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास आ गया 0। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया क्या, डायामैग्नेटिक, ये अपने को ध्यान रखना है। अब सोचो, क्योंकि सीएफटी ने हाइब्रिडाइजेशन जैसे कंसेप्ट की बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट आ गया हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है ना, क्यों, आगे जो एडवांस थ्योरी है उसने क्या किया, सीएफटी और इन दोनों को मर्ज कर दिया और फिर आगे की बात कर दी। तो वो मर्ज करके आगे की बात की तो देखो क्या आया, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल जो हाई एनर्जी का है, नाउ दिस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आगे लिगेंड फील्ड थ्योरी और उसके आगे की एडवांस थ्योरीज के अंदर आता है। तो ये थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना नहीं है, लेकिन समझने के लिए अगर देखें एकदम सिंपल वे में, तो अब ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई एनर्जी, ये किसमें पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में, और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह से हम इसको DsP2 बोलते हैं।
हालांकि अगर ओनली हम CFT की बात करें तो CFT के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन जैसा कोई कंसेप्ट बताया नहीं था इसमें, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसको आप देख लो, कोई डाउट हो वो पूछ लो। तो अब आपको पता है अब कौन कौन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था, है ना। कौन कौन बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स? वो 3D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले, है ना, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 3D8 कॉन्फ़िगरेशन हो और कोऑर्डिनेशन नंबर वही 4 हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ठीक है ना। तो वो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये हम VBT में डिस्कस कर चुके हैं, इधर मैं एक बार वापस रिमाइंड करवा देता हूं। तो 3D8 कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास 4D आ जाए और 5D आ जाए, तो 4D और 5D सीरीज आने से उनमें जब हम टॉप टू बॉटम D ऑर्बिटल में जाते हैं ना, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है 3D से 4D बढ़ता है अराउंड 40 to 50% के बीच में, और 4D से 5D भी 40 to 50% के बीच में वो इंक्रीज हो जाता है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो लिगेंड क्या करेगा? और ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। जब लिगेंड और ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा तो क्या होगा? ये डेल्टा नॉट डेल्टा SP की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। तो जब ये और ज्यादा बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली चाहे कोई भी लिगेंड हो, मतलब ऑलमोस्ट फॉर ऑल लिगेंड्स, यहां पे जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो कम होती है किससे? स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो हमेशा वो पेयरिंग को क्या करेगा? फेवर करेगा। समझ में आ गई बात? तो 3D 4D और 5D में चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो चाहे लिगेंड वीक हो, दोनों केसेस के अंदर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 4D8 और 5D8 कॉन्फ़िगरेशन है। एग्जांपल लिया था हमने प्लेटिनम +2, याद होगा तुम्हें, है ना। PT+2 का एग्जांपल वो VBT मैंने बताया था। PT+2 PD+2 लिया था हमने एक एग्जांपल, ठीक है ना। और क्या लिया था? और हमने लिया था इरिडियम वाला लिया था +1, ठीक है ना। और लिया था हमने Au+3 लिया था। फिर हमने रोडियम लिया था, याद है, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये सब, तो ये इस तरह के हमने लिए थे। इनके कॉम्प्लेक्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाए? 4 हो जाए, वो सारे स्क्वायर प्लेनर होंगे। क्यों? न्यूक्लियर अट्रैक्शन इनका बढ़ जाता है, तो लिगेंड जो होते हैं वीक फील्ड वाले भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ बिहेव करते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें अगर किसी को डाउट आ रहा है, कोई दिमाग में और कंसेप्ट आ रहा है, तो वो आप पूछ सकते हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखो हमने क्या करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा फॉर्मूला होता है? स्पिन ऑनली फॉर्मूला, ठीक है ना। स्पिन ऑनली फॉर्मूला क्या होता है बताओ? स्पिन ऑनली फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था बताओ? म्यू इक्वल टू क्या होता है? रूट 4s+1 और BM क्या होता है? यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। और S जो होता है वो क्या होता है? S होता है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर में तो S कितना हो जाएगा? तो S इक्वल टू होगा n/2, क्योंकि हमें पता है कि एक अगर ऑर्बिटल में स्पिन प्लस है तो दूसरे का माइनस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता है तो उसी को हम अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को इंटू 1/2 करेंगे तो हमारे पास टोटल स्पिन आ जाएगा। यहाँ साइन कन्वेंशन का मीनिंग नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास जो n है वो क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास अब कितनी आ गई? ये आएगी रूट 4 इंटू n/2, फिर n/2 + 1, तो ये कितना आएगा बताओ? n+2 BM, ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जो है हम VBT वाले टाइम में भी पढ़ चुके हैं। तो ये स्पिन ऑनली फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से यूज आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये अभी आप प्रेजेंटली करोगे और बताओगे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है। वो मैं कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो लिखना शुरू करो। यूपी का मतलब होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम n लिखेंगे, और यहां पे म्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। और
सर साफ नहीं दिख रहा है सर। तो देखो इसमें तो सबसे पहले एनआई, यहाँ पे देखो एनआई क्या होता है, एनआई यहाँ पे +2 फॉर्म में है और अमोनिया जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। लेकिन आप देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Na+2 क्या होता है 3D8 और आपको मैंने कहा था कि 3D8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई इफेक्ट होता है क्या, बताओ खुशी? नहीं सर नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इसमें नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है, अब इनर ऑर्बिटल नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल वाला होगा sp3d2, ठीक है ना। अब देखो D8 है, इसका मतलब ये हुआ जब इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल बाहर वाला काम आ रहा है तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 3D8 के अंदर। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन में 4d वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स कितने हो गए 2। हरी बात समझ में, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स कितने हो गए 2 हो गए। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बताओ वापस बताओ ना बेटा, बोल के सुना करो है ना। अगर बीच में नहीं सुनोगे ना, अगर आपको लगेगा बीच में और कुछ कर रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए। और नहीं तो फिर वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ढंग से सुना, वैसे मैं 2 बार रिपीट करता हूँ हर बात को। तो Ni जो +2 है 3D8 होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स कितना है हमारे पास 2। कैसा आया 3D8 के अंदर यहाँ पे अमोनिया भले दिख रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन D8 में मैंने कहा था D4 D5 D6 D7 इसमें अपने पास क्या होता है लिगेंड का इफेक्ट आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, इनर और आउटर ऑर्बिटल बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, D8 की बात करें, D9 की बात करें, D10 की, D1 D2 D3, तो उस केस में लिगेंड पेयरिंग नहीं करता चाहे कोई भी हो, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो D8 में जब हाइब्रिडेशन होता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो अंदर 3D8 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन से भी पता चल सकता है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए 2 + 2 4 4 into दिस √8, तो √8 Bm आ जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन। और नेचर क्या होगा इसका पैरामैग्नेटिक, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे बात करें कोबाल्ट है और ये ऑक्सिलेट है, और याद है ऑक्सिलेट में कोबाल्ट का यहाँ पे चार्ज है कितना +3, तो यहां मैंने स्पेशली बताया था कोबाल्ट +3 जो होता है वो क्या होता है, कोबाल्ट +3 में 3D6 होता है ना, 3D6 होता है। और ऑक्सिलेट है ऑक्सीजन डोनर, मैंने कहा था कोबाल्ट +3 में ऑक्सीजन डोनर मोस्टली, नाइट्रोजन कार्बन डोनर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते ही होते हैं, ऑक्सीजन डोनर भी मोस्टली क्या हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं। कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, ऑक्सीजन डोनर भी इसमें मोस्टली क्या हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं। तो ये पेयरिंग करेगा, हाँ कोबाल्ट +3 में, कोबाल्ट +3 में, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कितना होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 0, म्यू की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, तो ये क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। इसी तरीके से Mn की बात करें तो Mn यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे देखो Br है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और Mn यहाँ पे जो है +2 फॉर्म है, Mn +2 है तो ये होगा 3D5, और 3D5 होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा क्या रूट, यहाँ पे कितना आएगा √35 Bm, ठीक है ना, और ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसी तरीके से FeNH, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे Fe +2 है +3 नहीं है, तो अमोनिया यहाँ पे होता है क्या 3D, Fe +2 3D6 होता है, तो हमें लगता है कि Fe +2 जो होता है वो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ पेयरिंग करेगा, लेकिन Fe +2 में नहीं होता, ये एक्सेप्शन होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है और पेयरिंग अमोनिया नहीं करवा पाता Fe +2 के अंदर, तो बताओ हमारे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा रूट, बताओ रूट क्या आएगा यहाँ पे 24 Bm, ठीक है ना, और यहाँ पे ये भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं प्लेटिनम, अब प्लेटिनम तो ऑब्वियस बात है, क्लोरीन भले यहाँ पे क्या दिख रहा हूं मैं, यहाँ पे होता है 5D8, बताओ क्लोरीन यहाँ पे क्या है 5D8 आ गया, और क्लोरीन यहाँ पे क्या है, वैसे तो हमने जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है 3D सीरीज के लिए ये वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन
भले ही वीक फील्ड हो, लेकिन प्लेटिनम 5d8 के लिए किसके तरह रोल प्ले करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह, और अंदर क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। तो यहाँ पे 3d8 में जब पेयरिंग होगी और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो DsP2 हाइब्रिडेशन होगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, जो अभी हमने NiCN(4-2) का पढ़ा है, एग्जैक्टली वही। तो अब यहाँ पे भी 0, और ये क्या हो गया हमारे पास, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलो देखो, अब हम आगे देखते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे सामने एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ढंग से सुनना इस पॉइंट को, है ना। कई बार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम मेटल आयन पे फोकस करते हैं और पता चलता है कि मेटल आयन तो खुद ही क्या है, मेटल आयन तो डायामैग्नेटिक आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए या जो भी हो, तो वो मान लो कि वो डायामैग्नेटिक आ रहा है हमारे पास। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो बताओ ऐसे कैसे हो सकता है, बताओ गर्वित, बताओ क्या होगा माधव। क्या सर, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन है, मेटल आयन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ठीक है, मेटल आयन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मान लो जो भी अपना CMI बन रहा है, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ। अरे किसी का जवाब नहीं आ रहा, देखो इसका मतलब क्वेश्चन तो अच्छा है। बताओ, क्या है? वही तो बात है, सुनते तो हो नहीं। ठीक है फिर चलो देखो, अगर हमने कहा कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स खुद जो है उसमें सेंट्रल मेटल आयन में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब पेयर्ड है। ठीक है ना, बट फिर भी कॉम्प्लेक्स अगर पैरामैग्नेटिक है तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब CMI में भले ही अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, लेकिन लिगेंड के पास जरूर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर लिगेंड के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, बताओ, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है चीज। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, है ना, इस एग्जांपल को देखो, हमें कह रखा है कि जो K फॉर Fe, K फॉर Zn(CN)(O2) मतलब यहाँ पे या तो ये O2 पूरा गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन, या ये सुपर ऑक्साइड है, या ये परऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये हमारे पास O2 वोल्टवाइज आ गया, यहाँ पे भी O2 वोल्टवाइज है। तो यहां से जब हम यहाँ गए हैं तो इस प्रोसेस के अंदर क्या चेंजेस हुआ वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ Zn हमेशा क्या रहेगा, +2। ध्यान देना इधर, मैं तो बता रहा हूं, यहाँ पे जो जिंक जो है वो हमेशा क्या रहेगा, बताओ, बोलो। जिंक जो है हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, +2। अब +2 का मतलब क्या होगा, 3d10, मतलब पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, ये होगा डायामैग्नेटिक। ठीक है ना, तो जिंक के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहां देखो K4L, इसका मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर -4 चार्ज है। ठीक है ना, इसके ऊपर बाहर क्या है, -4 चार्ज है। तो बताओ ये क्या है, साइनाइड को देखो, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना है हमारे पास, साइनाइड के ऊपर हमारे पास है एक साइनाइड पे -1, 4 साइनाइड के ऊपर कितना हो गया, -4 चार्ज। ठीक है ना, ये -4, ढंग से सुनना, ये -4 है, यहां पे -4 आना चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब क्या हो, जिंक का ये +2 और ये भी +2 हो। तो डेफिनेटली ये हमारे पास जो होता है ये क्या होगा, सॉरी -2 हो। तो अगर हम यहाँ पे इसको -2 ले लें, मतलब क्या ले लें इसको, O2 -2, या सॉरी O2 -1 ले लें, तो O2 -1 आ गया। तो ये हमारे पास जो आयन होगा वो किसका है, सुपर ऑक्साइड आयन है। सुपर ऑक्साइड। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास, सुपर ऑक्साइड आयन। तो इसको अगर मैं सुपर ऑक्साइड ले लूं तो देखो हमारे पास यहाँ -4 चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड आयन के अंदर इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या है, 3d10। तो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया,
0, लेकिन इसके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? सुपर ऑक्साइड आयन पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। आ रही बात समझ में? तो इसके कारण ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अब देखो, अब यहां पे देखो K2 है तो यहां -2 आएगा, यहां -2 आएगा, तो बताओ K2 से ये -2 आ गया तो ये Zn+2 है, और यहां पे एक के ऊपर -1 तो ये -4 हो गया, तो -4 और +2 तो -2 बाहर आ गया, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ? बोलो। यहां पे हम ये कर सकते हैं, ये 0 है, O2 जो है अब 0 चार्ज है O2 के ऊपर, और O2 के ऊपर है तो इसका मतलब हम इसको मान सकते हैं O2 डाई ऑक्सीजन है, ये ओनली डाई ऑक्सीजन। अब डाई ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा? अगर मैं इसको डाई ऑक्सीजन ले लूं तो डाई ऑक्सीजन में देखो क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं डाई ऑक्सीजन के अंदर? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पे तो अभी भी 3D10 ही है, अभी भी 3D10 ही है, ठीक है ना? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो यहां से यहां जाने पर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब म्यू की वैल्यू भी क्या होगी? राइज हो जाएगी इसकी। तो ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स है। तो बताओ यहां से यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो हम जनरली क्या देखते हैं, हमारा आइडिया होता है कि जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। जिंक को देखते हैं तो लगता है +2 से +2 ही है, तो आइडिया होता है कुछ नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पे हमारे पास O2 माइनस से O2 चला गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? -1 से 0, मतलब यहां पे जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या है? ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है, ठीक है? इस पूरे पार्ट को एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनना, ठीक? मैंने एक एग्जांपल लिया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, K फॉर ZnCN होल फॉर O2 होल ट्वाइस। K फॉर लिया तो इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ गया -4 चार्ज। जिंक यहाँ पे +2 होता है, जिंक +2 है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक? तो यहाँ पे -1 है एक साइनाइड पे, 4 पे -4 आ गया, -4 +2 तो चार्ज कितना हुआ हमारे पास? यहाँ पे -2, लेकिन बाहर आ रहा है -4, तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्या होना चाहिए? O2 के ऊपर। इसका मतलब O2 -1 चार्ज वाला है, मतलब ये एक तरह का सुपर ऑक्साइड है, O2 -1 के फॉर्म में। और सुपर ऑक्साइड के अंदर अगर MOT से देखें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है 1, तो ये होता है पैरामैग्नेटिक। जब हम बात करें K2, फिर जब ये इधर से इधर गया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तो K2 ZnCN होल फॉर O2 होल ट्वाइस है, तो ये -2 है, तो 3D10 है। तो यहां पे देखो -2 जो है वो चार्ज तभी आएगा जब मैं इसको न्यूट्रल एज्यूम करूं, तो ये O जो इसके ऊपर चार्ज आ गया 0, तो ये O2 है डाई ऑक्सीजन की फॉर्म में। डाई ऑक्सीजन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ 1 से 2 हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े, पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ा, म्यू की वैल्यू भी क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है? लिखो इसको। लिमिटेशन ऑफ CFT क्या है? लिमिटेशन ऑफ CFT की अगर हम बात करें तो देखो CFT क्या कहता है? CFT कहता है जब लिगेंड जब सेंट्रल मेटल की ओर आएगा तो क्या होगा? उनके जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी। लेकिन जब हमने पूछा कि d ऑर्बिटल के अलावा बताओ p ऑर्बिटल में क्यों नहीं होती स्प्लिटिंग, या कुछ और ऑर्बिटल्स में क्यों नहीं होती, तो इसके पास कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। तो ये एक बहुत मेजर लिमिटेशन थी CFT की, ठीक है? दूसरा जो मेजर लिमिटेशन थी CFT की, ये कहता है कि लिगेंड जो होता है वो मेटल की ओर आते हैं और ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करके उसको रिपेल करके उसकी स्प्लिटिंग करते हैं। इसका मतलब हुआ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने चाहिए, क्यों? वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे एग्जांपल ले लें कि F- जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए, क्यों? ये स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। लेकिन हमने कहा कि अमोनिया और F- का कंपेयर करें तो अमोनिया जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, F- नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो ये कंसेप्ट कह रहा है स्प्लिटिंग होती है, रिपल्सन होता है, यहां पे उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमने इससे एक और पॉइंट पूछा कि भाई डी ऑर्बिटल और इसकी स्प्लिटिंग तो है, लेकिन ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें हाइब्रिडेशन कंसेप्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन ये तो कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली आयनिक इंटरेक्शन ही होता है, कोई तरह का कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, कोई तरह का हाइब्रिडेशन कंसेप्ट ही नहीं होता। तो ये हाइब्रिडेशन कंसेप्ट को कंप्लीटली अवॉइड करता है। तो ये बहुत मेजर इसका ड्रॉबैक है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है?
फिर यहाँ पे क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे, और हमने पाई एसिड लिगेंड पढ़े थे, याद होगा। पाई एसिड लिगेंड क्या होते हैं, जो लोन पे देते हैं सीएमआई को, और सीएमआई से लोन पे वापस भी ले लेते हैं। तो ये हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था। तो ये थ्योरी उन पाई एसिड लिगेंड में जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, साइनर्जिक या सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसमें क्या होता है, वापस सिग्मा इलेक्ट्रॉन देता है, पाई स्टार में वापस इलेक्ट्रॉन लेता है, उसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, या पाई कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, ये उसके बारे में कोई तरह की बातें नहीं करता। ये आगे की जो थ्योरीज हैं, एलएफटी और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो बताता है, जो हाइब्रिडाइजेशन को भी इंक्लूड कर लेता है, सारे कंसेप्ट को इंक्लूड करके बात करता है। तो ये हमारे पास इसकी मेजर लिमिटेशंस हैं। तो मैंने 4 लिमिटेशन बता दी, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो।